बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। ये इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। इस चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला हिस्सा हमने पढ़ लिया। आज हम वेव्स पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। A wave is a disturbance that moves towards from its point of origin। ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है कि जो कि ओरिजिन से फैलता जाता है। यानी मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट जहाँ पे वेव पैदा होता है उसको ओरिजिन कहेंगे। वो डिस्टर्बेंस की शक्ल में किनारों तक फैलता है, इसको वेव कहते हैं। ट्रांसफरिंग एनर्जी, और वेव का काम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करना है बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेशंस। जो मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स है, उनकी वाइब्रेशन से वेव पैदा होता है और वेव्स के ज़रिए से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। विद लिटिल और नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, मतलब ये है कि मीडियम तो उसमें बिल्कुल हरकत नहीं करता या नहीं जाता एक जगह से दूसरी जगह, या थोड़ा सा जाता है। हम इसको एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्पल में वेव को डिस्कस करने से पहले दो कॉमन फीचर्स हैं जो हर तरह की वेव्स में होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये दो खसूसियात हैं जो हर वेव्स के होते हैं। पहला वाला, अ वेव इज़ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। मतलब वेव दरअसल ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस है, यानी डिस्टर्बेंस जो कि एक जगह से रवाना होकर दूसरी जगह तक जाता है, इसको हम वेव कहते हैं। दूसरी बात ये कि अ वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वेव्स के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करते हैं। ये बताना कि वेव्स डिस्टर्बेंस है और ये कि वेव्स के ज़रिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एक एक्टिविटी है जिसमें वाटर वेव्स इज मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एक टब है, उसमें पानी लेते हैं, इस पानी को कड़ा छोड़ देते हैं, कोशिश करके थोड़ी देर बाद जब पानी साकिन हो जाए तो एक साइड पे हम एक कॉर्क रख देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा होता है लकड़ी से हल्का, पानी में डूबता नहीं है, आराम से उसको एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ एक पेंसिल लेते हैं जैसे ये दिखाई गई है, इसको पानी में सीधा खड़ा करके फिर इसको डिप करते हैं और अप एंड डाउन मोशन देते हैं। इस तरह से अप एंड डाउन मोशन। जब हम इधर इस पेंसिल को अप एंड डाउन मोशन देंगे तो इधर डिस्टर्बेंस पैदा होगी, यानी ये जो पानी है डिस्टर्ब हो जाएगा। ये डिस्टर्बेंस वेव्स की शक्ल में फैलती जाएगी। जैसे गोल दायरे दिखाए गए हैं, ये दरअसल वेव्स हैं। जब ये वेव डिस्टर्बेंस की शक्ल में इस कार्क तक पहुंच जाएगी तो ये कार्क ऊपर नीचे हरकत शुरू कर देगा। दो बातें ऐसे साबित होती हैं। पहली बात है कि हमने एनर्जी इधर दी, डिस्टर्बेंस इधर तक पहुंच गई। दूसरी बात कि हमारे हाथ में एनर्जी थी, हमने पेंसिल को दी है, पेंसिल से हमने एनर्जी पानी को दी है और वही एनर्जी वेव्स की शक्ल में पहुंची है इधर। हमें कैसे पता चला कि एक कार्क ऊपर नीचे हरकत में आ जाता है? इस सूरत हाल में ये जो पानी की ज़रात हैं यानी पार्टिकल्स हैं, वो इधर से इधर आएंगे नहीं, बल्कि हर पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे हरकत करेगा। तो इसकी वाइब्रेशन से या ऊपर नीचे हरकत से वेव्स पैदा होगी। वेव इधर पहुंच के इस कार्क को एनर्जी देती है, जिसकी वजह से कार्क हरकत में आ जाता है। अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल से आपको बताना है कि वेव्स के ज़रिए से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास नहीं। या इसका मतलब ये है कि जब किसी मीडियम में वेव गुजरता है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम डिस्टर्ब तो होते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं और अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। एक आपको ये भी बताया जाएगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और वेव्स है, इनका आपस में ताल्लुक़ भी है, इसलिए दोनों इस चैप्टर में रखे हैं।
लेकिन वेव्स के ज़रिए से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, एक आप हैं और एक आपका दोस्त है। दोनों ने एक रस्सी पकड़ी हुई है। आप रस्सी को झटका दे देते हैं ऊपर नीचे। आप इस रस्सी में वेव पैदा करते हैं। ये वेव रस्सी में से गुजरकर आपके दोस्त तक पहुंचती है और दोस्त उसको महसूस कर लेता है, यानी उसके हाथ को भी झटका लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ के ज़रिए से जो एनर्जी इस रस्सी को मिली थी, वेव पैदा हुई है और वेव के ज़रिए से एनर्जी पहुंची है आपके दोस्त के हाथ तक। तो इससे साबित हो गया कि इस मीडियम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन ये आपको बताना कि वेव ट्रांसफ़र के दौरान पार्टिकल हरकत नहीं करते या अपनी जगह नहीं छोड़ते। आपकी हाथ में जो रस्सी का टुकड़ा है वही टुकड़ा आपके हाथ में ही है, लेकिन वेव शुरू यहाँ से होके यहाँ तक पहुँच जाती है। मतलब इस रस्सी के इधर जो पार्टिकल है वो अपनी जगह पर हरकत तो कर देते हैं, लेकिन ये इस रस्सी को इधर छोड़ते नहीं हैं। सो साबित हो गया कि वेव्स के ज़रिए से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता। मैं आपको एक दूसरा मिसाल बता दूं जिसमें मास ट्रांसफ़र होता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है। अगर ये दोस्त बाल हवा में फेंक के इस दोस्त तक इसको पकड़ देता है, तो आप अपने हाथों से एनर्जी दे के, बाल को दे के, और बाल इस हाथ तक, इस दोस्त तक पहुंच जाता है। तो इस वक्त बाल का यहाँ से यहाँ आकर आना, ये दरअसल मास का ट्रांसफ़र है। ये एनर्जी, ये वेव्स नहीं है। सो इसमें मास ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वेव के दौरान मास ट्रांसफ़र नहीं होता, बट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। एक और एग्जाम्पल जिसमें आपको बताया जाएगा कि वेव मोशन इज़ रिलेटेड टू ऑसिलेशन। मतलब ये है कि वेव मोशन का ऑसिलेशन के साथ ताल्लुक़ है। ये है कि जब भी वेव मोशन होती है तो इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रस्सी ले ले लंबी, उसको उसका एक सिरा किसी दीवार के साथ बांधे और दूसरा सिरा हाथ में पकड़े। ये जो रस्सी है इस पर मार्कर से मुख्तलिफ निशानात लगा दें पॉइंट्स पे, जैसे मैंने इस पे लगाए हुए हैं। ये निशानात आप यूँ समझे कि इस रस्सी के पार्टिकल्स हैं। जब इस रस्सी में इधर आप इसको झटका देंगे तो वेव पैदा होगी इस शक्ल में। यहाँ पर पैदा होने वाली डिस्टरबेंस या वेव यहाँ से लेकर इधर तक पहुँचेगी। यहाँ से एनर्जी शुरू होके यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन इस दौरान हर पार्टिकल इस रस्सी का ऊपर नीचे हरकत करेगा। जैसे ये पार्टिकल है अभी इधर है, फिर मेन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहेगा, या ये पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन में रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि वेव तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इस मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेशन में होते हैं। इसलिए ऑसिलेशन का और वेव मोशन का आपस में ताल्लुक़ है। इस एग्जाम्पल से हमें दो बातें या टू फीचर्स ऑफ वेव्स पता चल जाती है। पहला वाला ये, जैसे आपको बताया कि अ वेव इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। इसका मतलब ये है कि वेव ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस है, या डिस्टर्बेंस यहाँ से रवाना होकर यहाँ तक पहुँच जाती है। दूसरी बात जो आपको बताई कि a wave carries energy from one place to another place। यहाँ पर हाथ के ज़रिए से हमने जो एनर्जी रस्सी को दी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। सो ये दोनों फीचर्स यहाँ से साबित हो जाते हैं। आपको एक और मिसाल बता दूँ आम लाइफ से। कभी कभार ऐसा होता है कि पानी में कोई चीज़ गिर जाती है, मिसाल के तौर पर कोई चप्पल गिर जाता है
और वो पानी की सतह पर है। अब पानी ठंडा है या गहरा है, आप पानी में उतर नहीं सकते, तो आप एक पत्थर ले लेते हैं और पत्थर को पानी पर मार देते हैं। पानी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाती है। डिस्टरबेंस जब ट्रेवल करती है किनारों और चप्पल तक पहुंच जाती है तो चप्पल हरकत में आ जाता है। आप बार बार पत्थर फेंकते हैं, बार बार डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, बार बार वेव पैदा होती है और उस डिस्टरबेंस या वेव्स के ज़रिए से आप उस चप्पल को किनारे तक पहुंचा देते हैं। तो इससे भी ये साबित होती है ये बात कि वेव ट्रेवलिंग डिस्टरबेंस है एक। दूसरा कि वेव्स के ज़रिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैरी होती है। दरअसल वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला वाला मैकेनिकल वेव्स हैं। इसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला ये कि वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब वो वेव्स जबकि किसी मटेरियल पार्टिकल या किसी मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन से पैदा होती है। मतलब ये है कि जब किसी मीडियम में पार्टिकल ऑसिलेशन में आ जाए तो वेव पैदा होगी। जिस तरह आपको ऊपर पानी वाले एग्जांपल से समझा दिया, पानी में जब पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं तो डिस्टरबेंस पैदा होती है या वेव पैदा होती है। दूसरी तरह हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि दीज आर द वेव्स विच नीड अ मटीरियल मीडियम। मतलब ये वो वेव्स हैं जो किसी मीडियम के अंदर पैदा होते हैं। जैसे आपको पानी में पैदा होने वाले वेव्स का बताया, पानी एक मीडियम है। जिस तरह आपको रस्सी के ऊपर पैदा होने वाली वेव्स के बारे में बताया, तो वो जो रस्सी है एक मीडियम है जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स हमेशा किसी मीडियम में पैदा होते हैं। उसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। उसके एग्जाम्पल्स में जैसे वाटर वेव्स हैं, आपको अभी बताया पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स। सिस्मिक वेव्स हैं जिसको हम ये भी कहते हैं कि जब जलजला आता है और जलजले की शक्ल में जो वेव्स पैदा होती है वो भी मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह साउंड वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि आवाज़ मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। आवाज़ हवा में से गुज़र सकती है, पानी में से गुज़र सकती है और किसी सॉलिड में से गुज़र सकती है। मतलब साउंड के लिए ज़रूरी है कि मीडियम हो, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो या वो सॉलिड हो। सो मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। इसको फर्दर भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये वो वेव्स हैं जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वेव्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये उससे डिफरेंट है। इसमें दो चीज़ों के हरकत से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती है। एक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, दूसरे को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आपको बताऊं कि इस तरह की वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द वेव्स विच डू नॉट नीड एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हमारे सूरज को देखें तो सूरज से ज़मीन तक लाइट हम तक पहुंचती है और हीट भी पहुंचती है। तो लाइट भी वेव्स की शक्ल में पहुंचती है, हीट भी वेव्स की शक्ल में पहुंचती है। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान स्पेस भी है, मटेरियल मीडियम भी है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में से भी गुजर सकती हैं, मतलब जहाँ मटेरियल मीडियम नहीं है, और मीडियम में से भी गुजर सकती है। इसके एग्जाम्पल्स में विजिबल लाइट है, वो लाइट, वो रोशनी जो हमें नज़र आती है, किसी ट्यूबलाइट की रोशनी, किसी एनर्जी सेवर की रोशनी, किसी बल्ब की रोशनी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। सूरज की रोशनी भी विजिबल है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट लाइट है, कुछ लाइट ऐसी है जो नज़र नहीं आती, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। रेडियो वेव्स हैं, हमारे मोबाइल की वेव्स जो हैं, इसी तरह से
जो टीवी के नशरियात वेव्स के ज़रिए से हम तक पहुंचती हैं, रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इसी तरह एक्सरेज हैं, इसी तरह माइक्रोवेव्स हैं। माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ा है आपने। ये वेव्स माइक्रोवेव्स ओवन में भी पैदा होती हैं, जिसको हम सिंपली ओवन कहते हैं। सो ये जो वेव्स है ये किसी मटेरियल मीडियम के बगैर ट्रेवल कर सकती हैं, और ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से पैदा होती है। तो दोनों में फ़र्क आ गया। ये वेव्स किसी मटेरियल मीडियम के अंदर पार्टिकल के ऑसिलेशन से पैदा होती है, और ये मीडियम हो या ना हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से पैदा होती है। जब वेव्स ट्रेवल करती है तो दो तरीक़ों से ट्रेवल करती है। जिस तरह आपको बताया वेव्स इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, तो वेव्स चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, या तो ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये फर्दर जो वेव्स हैं उसके टाइप्स हैं, मतलब कि कोई वेव या ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में जाएगी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। पहले ट्रांसवर्स वेव्स को डिफ़ाइन करते हैं। अ ट्रांसवर्स वेव इज़ वन इन विच the disturbance occurs perpendicular to the direction of motion of the wave. आप इसको कह सकते हैं कि these are the waves in which particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation of waves. मतलब अगर वेव एक तरफ जाती है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन करते हैं। पहले आपको ये बता दें, फिर एग्जांपल से वो भी समझा देते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स है जिसमें आपको बताया कि पार्टिकल्स परपेंडिकुलर यानी अप एंड डाउन अगर हरकत करते हैं तो वेव लेफ्ट या राइट को जाएगी। इसके एग्जांपल में से पहला वाला रेडियो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, स्ट्रिंग वेव्स हैं। इसका मतलब रोशनी जो लाइट है वो जो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रेवल करती है तो ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में, रेडियो वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में ट्रेवल करती है। इसी तरह से माइक्रोवेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। एक एग्जांपल बता दूँ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्लिंग की। स्प्रिंग भी आप कह सकते हैं। स्लिंग की स्प्रिंग या स्लिंग की एक तरह का स्प्रिंग है जो बहुत लूज होता है। इसको आप एक सिरे को इसके एक सिरा बांधे किसी सहारे के साथ, दूसरा सिरा हाथ में पकड़े, इस हाथ को झटका दें। इसके झटका देने से इसमें वेव पैदा होती है, वेव इधर तक ट्रेवल करती है। अब आपको जो ये वेव नज़र आती है ये दरअसल ट्रांसवर्स वेव्स है। ये कैसे ट्रांसवर्स है आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं वाइब्रेशन में वेव्स की। मिसाल के तौर पर ये डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्प्रिंग है, यह डायरेक्शन ऑफ स्लिंग की है। ये स्प्रिंग इस तरह से वाइब्रेट करेगा, मतलब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे, जबकि वेव इस तरफ जाता है। तो साबित हो गया कि ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल और वेव्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। वेव टू द राइट जाता है और पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप एंड डाउन मोशन में होते हैं। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। आपको बता दूं कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। सो कोई ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ से बना होता है। क्रेस्ट इसमें कौन सा होता है? द पार्ट ऑफ वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट, यानी वेव का वो हिस्सा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर हो क्रेस्ट कहलाता है। ये ब्लैक लाइन जो ओरिजेंटल है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सो क्रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ वेव विच इज अबव इक्विलिब्रियम पोजीशन। ट्रफ आपको बता दूं, दिस इज द पार्ट ऑफ वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ये वाला देखें, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे है। सो ट्रफ ये है और क्रेस्ट ये है।
उर्दू में इसको नशीब व फराज कहते हैं। फराज क्रेस्ट ट्रफ। जिस तरह कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में नशीब व फराज आते रहते हैं, मतलब ऊंच नीच आती रहती है। कभी इंसान ऊंचाई पर होता है, कभी नीचे चला जाता है। इसी तरह वेव्स में भी, ट्रांसवर्स वेव्स में भी अप एंड डाउन होता है, यानी क्रेस्ट और ट्रफ से मिलकर ट्रांसवर्स वेव्स बनते हैं। में जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है या डायरेक्शन ऑफ वेव है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और इस तरफ। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स हैं। इसलिए ये भी ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जांपल लाइट वेव्स भी है, तो इसका मतलब लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो भी ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है। दूसरे नंबर पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कभी कभार वेव्स इस तरीके से भी ट्रेवल करती है। डिफिनीशन ये है, अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिस्टर्बेंस वेव के पैरेलल ट्रेवल करती है। हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि these are the waves in which the particles of the medium oscillate parallel to the direction of propagation of waves। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की आपको दो एग्जांपल बताऊं। नंबर 1 आपको साउंड वेव्स का बता देता हूं। इसका मतलब साउंड वेव्स यानी आवाज़ की वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में जाती है। दूसरा एग्जांपल वेव्स इन स्लिंकी या वेव्स इन स्लिंकी स्प्रिंग है। इसको भी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं जब किसी स्लिंकी में वेव ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन स्लिंकी। ये एक स्लिंकी है या स्प्रिंग, लूज स्प्रिंग है। ये इधर भी फिक्स है और इधर भी फिक्स है। कोई इसको दरमियान से यानी दो उंगलियों से ये जो कुछ इसके स्पाइरल्स हैं पकड़ के कंप्रेस करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा। मतलब जो डिस्टर्बेंस हमने इधर पैदा की है वो इस तरफ और इस तरफ आएगी, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है दूसरी शक्ल में आएगी। कभी स्प्रिंग कंप्रेस होगा जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, इसके स्पाइरल करीब करीब आएंगे, या कभी रेयरफ्रैक्ट होगा जिसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं, दूर दूर जाएंगे। तो ये स्प्रिंग रेयरफ्रैक्ट होगा और कंप्रेस होगा। इसके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से वेव ट्रेवल करेगी। अब ये बताना कि कैसे पार्टिकल पैरेलल होते हैं, तो वो ये है कि पार्टिकल भी ऐसे हरकत करते हैं ऐसे, और वेव भी इसके पैरेलल हरकत करती है, या पार्टिकल ऐसे हरकत करते हैं वेव ऐसे हरकत करती है। तो जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है और जो वेव्स का ट्रैवलिंग है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरह के वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। फिर आपको ये बताना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फाउंड बाय द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। सो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपको इस डायग्राम में भी बताएं। कंप्रेशंस को डिफाइन करते हैं। डिफिनीशन कुछ यूँ हैं, द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर relative to the equilibrium density or pressure of the medium are termed as compression। ये कंप्रेशन है, इसमें हाई डेंसिटी है और हाई प्रेशर है, इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है। फिर हम रिफ्रैक्शन को रेयरफैक्शन को डिफाइन करते हैं। द रीजन ऑफ लो डेंसिटी एंड प्रेशर relative to the equilibrium density or pressure of the medium are termed as rarefaction। आप देख लो रेयरफैक्शन
दरअसल इसमें प्रेशर भी लो है, डेंसिटी भी लो है एज़ कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम। सो इसलिए ये स्लिंकी में बनने वाली वेव्स एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। साउंड वेव्स भी एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।